पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। वेल इसी बेस पे अगर मॉक टेस्ट की हमने बात की है तो मॉक टेस्ट एनालिसिस में कैंडिडेट्स को वो टिप्स दीजिए जहाँ पे उनको लास्ट मिनट में ये प्लान करने में बहुत इजीली हो जाए। इट डिपेंड्स फ्रॉम लेट्स से मीडियम टू मीडियम या फिर प्लेयर टू प्लेयर कि आप किसके साथ मॉक्स दे रहे हैं। कई प्लेयर्स या कई पोर्टल्स वो ये भी दिखाते हैं कि बच्चे ने किस क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक है, और कितना टाइम स्पेंड करने के बाद क्या वो क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ, ठीक है। तो ये देखना चाहिए कि क्या मैंने इस क्वेश्चन पे, लेट्स से कई बार होता है ना कि वी फॉल इन लव विद दैट क्वेश्चन और वी जस्ट स्टार्ट चैलेंजिंग आवरसेल्व्स कि ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं होगा। सो बच्चे को ये देखना चाहिए कि मैंने इस क्वेश्चन पे 2 मिनट लगा दिए, बट क्या ये क्वेश्चन मेरा ठीक हुआ। फॉर एग्जांपल इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो वो कौन से ऐसे सेवरल टॉपिक्स होंगे जहाँ पे कैंडिडेट्स को अच्छे से कवर कर लेने चाहिए फॉर लास्ट मिनट। ओके, सो इंग्लिश को आई विल ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। इंग्लिश का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसमें सबसे पहले आता है आपका ग्रामर, फिर आता है वोकैबुलरी, फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और फिर आता है वर्बल रीजनिंग, ठीक है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रामर इज समथिंग विच कैन बी रिवाइज्ड। लास्ट वीक में आई वुड से लास्ट वीक में उनका प्लान बड़ा फोकस्ड होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो प्लान फोकस्ड होना चाहिए, लेकिन प्लान ऐसा ना हो कि वो बच्चे को कंफ्यूज ही कर दे। इनफैक्ट मैं बच्चों से ये बात करूंगी कि पिक अप अ पीस ऑफ पेपर, आई वुड पिक अप अ शीट, हर टॉपिक में से जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको बुलेट्स में लिखो, सो दैट कि जो आपका वीक एरिया है एग्जाम से एक दिन पहले बच्चा उनको रिवाइज कर ले। हेलो एंड वेलकम टू जागरण जोश, दिस इज आशी। सो आज हम बात करने वाले हैं CUET UG 2025 एग्ज़ाम के बारे में। वेल जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट्स का प्रेशर भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। वेल इस एग्ज़ाम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या एग्ज़ाम में आपको प्रिपरेशन की टिप्स को फॉलो करना चाहिए, कैसे खुद को आपको रेडी करना चाहिए इस लास्ट वीक में। तो इसी प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ी है मीनाक्षी मैम। तो आइए उनसे जानते हैं इस बारे में कि कैसे आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व होने वाली है। हाय मैम। हेलो आशी। सो CUET जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा है, लोगों के क्वेश्चंस उतने ही बढ़ते जा रहे हैं कि कैसे उनको खुद को रेडी करना है, कैसे एग्ज़ाम को वो जल्दी से क्रैक करे, जो टाइम मैनेजमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो बहुत कंफ्यूज है। बट इसमें मेन क्वेश्चन ये है कि लास्ट वीक में उनको क्या ऐसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स है जो उनको फॉलो करनी चाहिए। ओके, सो लास्ट 1 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। लास्ट 1 वीक में आई वुड से डोंट ट्राई टू मग अप एवरीथिंग, डोंट ट्राई टू कवर न्यू टॉपिक्स, बिकॉज होगा क्या, अगर आप नए टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करोगे तो जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं वो पीछे छूट जाएंगे, ना तो नए हो पाएंगे ना पुराने हो पाएंगे। सो आई वुड से लास्ट के 1 वीक में वर्क ऑन दोज टॉपिक्स जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं, उन्हें और स्ट्रॉन्ग करो, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, और लास्ट के 2 दिन में आई वुड से प्लीज़ फोकस ऑन रीडिंग ऑनलाइन, सॉल्विंग द पेपर ऑनलाइन, बिकॉज अभी तक आपने जो पेपर दिया है वो सिर्फ और सिर्फ पेन और पेपर पे दिया है, राइट। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू विल बी फेसिंग अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करो, इवन वाइल यू आर जनरली प्रैक्टिसिंग आई वुड से यूज अ टाइमर, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। ओके, सो ये आपने जैसे बताया टाइम मैनेजमेंट को लेके काफ़ी टिप्स बताई है आपने, तो इसी में बेसिकली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि कहीं ना कहीं उनका मेन क्वेश्चन ये है कि अगर हम सब्जेक्ट सभी क्लियर ना करें तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा या नहीं होगा। कहीं कहीं सोचते हैं हमारे लिए इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है, हमारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उनको वो स्किप करके उन ईजी पार्ट्स को कवर करते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम टाइम उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आई कम्प्लीटली अग्री। लास्ट में हमें लगता है कि जो इजी है हम उस पर फोकस कर लेते हैं, जो इन द प्रोसेस क्या होता है जो इम्पॉर्टेंट है इजी के चक्कर में हम वो छोड़ देते हैं। सी, सो आई वुड से इंस्टेड ऑफ गिविंग एन आंसर टू कि आप इस पे फोकस करो, आप उस पे फोकस करो, मैं इस क्वेश्चन को एक नए तरीके से फ्रेज करूँगी, ठीक है। इसका आंसर इनफैक्ट मैं एक डिफरेंट तरीके से दूंगी। वो ये, आपके पास चॉइस नहीं है कि इसकी प्रिपरेशन करूँ उसकी छोड़ दूँ। यू शुड ऑलवेज लुक एट कि मैंने क्या फॉर्म भरा है, ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज भरे हैं, उन कोर्सेज में कौन कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, राइट। सो बच्चे को ये देखना चाहिए कि मैंने XYZ कोर्स भरा है, इसमें ये वाले टेस्ट मुझे देने ही देने हैं, इनके मार्क्स लगेंगे, तो मुझे सब पे फोकस करना है।
लास्ट टाइम है, प्रिपेयर करो, सब पे फोकस करो। नहीं फोकस करोगे तो हो सकता है कि आपको वो कोर्स ना मिले, और लेट्स से देयर इज़ अ पर्टिकुलर कोर्स जिसमें जनरल टेस्ट नहीं लगता, ठीक है, बट हो सकता है आपने फॉर्म में ही नहीं भरा, फिर क्या करोगे? सो आई वुड से इसका सिर्फ यही आंसर है कि आपने जो जो कोर्सेज भरे हैं उस हिसाब से आपको ध्यान देना चाहिए। सो वही टाइम मैनेजमेंट को लेके हमें ऐसा क्या प्लान करना चाहिए जब स्पेशली सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो, वहाँ पे कैंडिडेट्स बहुत उलझ जाते हैं? टाइम मैनेजमेंट को आई वुड से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ठीक है, और दूसरा ड्यूरिंग द एग्जाम। सो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आई वुड से जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, ठीक है, उसको तो क्विकली लेट्स से स्टार्टिंग में, लेट्स से लास्ट का 1 वीक बचा है, क्विकली स्टार्टिंग में 1.5 days दे के लेट्स जस्ट फिनिश दो सब्जेक्ट्स। उसके बाद जो आपके वीक एरियाज हैं, वीक एरियाज वो भी होते हैं जिसमें वी टेंड टू फॉरगेट कि लेट्स से मैंने 2 महीने पहले वीक एरिया की तैयारी की थी जिसको तो मैं बाद में भूल जाता हूँ। सो इसलिए स्ट्रॉन्ग एरियाज को पहले ख़त्म करके फिर हम वीक एरियाज पे फोकस करते हैं। हाउएवर जब कोई वीक एरिया होता है उसका ये नहीं है कि पूरा का पूरा वीक है, उसमें भी कुछ तो स्ट्रॉन्ग होगा। वीक एरियाज के स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे और लेट्स से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे हम फोकस करते हैं, तो बच्चा उनके ऊपर फोकस करेगा, दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर हिम। ओके, इसी प्लान में बेसिकली डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए कैंडिडेट्स के काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं कि उन्हें कैसे क्लियर करना है, एंड उनके कुछ क्रूशल पार्ट्स भी होते हैं जहाँ पे वो बहुत उलझ जाते हैं, जो उनको एग्जाम टाइम पे बहुत प्रॉब्लम करती है। वो क्या ऐसे फेजेस है? इसमें आई वुड से डोमेन में एक तो वो प्रॉब्लम होती है कि बच्चा कभी 11th-12th में स्ट्रांग नहीं था, एग्जैक्टली। तो वो डोमेन उसने भर दिया है, बट अब तो देना पड़ेगा, भर दिया है तो आई वुड से ये आपको एक जो कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट होता है ना, वहाँ प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। ये आपको प्रॉब्लम आएगी जब एक टॉपिक होगा या फिर एक लेट्स से सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। उस केस में मैं कहूँगी किसी बचपन में हमें सिखाया जाता था कि लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो, याद हो जाएगा। आई वुड से दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ नॉट जस्ट ट्रू कि ठीक है बचपन में हमें ऐसे ही कह दिया जाता था। वो एक चीज़ होती थी कि मतलब दैट इज़ हाउ आवर माइंड फंक्शंस। उसके लिए हमें किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे टीचर्स और मदर्स हमें बताते थे, ठीक है, तो वो चीज़ काम करती है। लेट्स से जब बच्चा रिवाइज कर रहा है, द स्टूडेंट, आप इनफैक्ट मैं बच्चों से ये बात करूँगी कि पिकअप अ पीस ऑफ पेपर, आई वुड पिकअप अ शीट, हर टॉपिक में से जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको बुलेट्स में लिखो, सो दैट कि जो आपका वीक एरिया है एग्जाम से एक दिन पहले बच्चा उनको रिवाइज कर ले, राइट। सो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर द स्टूडेंट टू डू कि जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें तो वैसे भी याद हो जाती हैं, जो फैक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में बड़ी सारी डेट्स होती हैं, अगर वो बच्चे को याद रखनी है, उसका टारगेट होना चाहिए, वो आपको एग्जाम में चिट नहीं ले जानी है, इसलिए नहीं कह रही हूँ मैं, वो आपका टारगेट होना चाहिए कि एक शीट के ऊपर मैं सब कुछ बुलेट पॉइंट्स में लिख लूँगा और एग्जाम से एक दिन पहले आई रिवाइज। वेल, ये बुलेट पॉइंट्स का आइडिया आपने बहुत अच्छा बताया, जहाँ पे कैंडिडेट्स को ये एग्ज़ाम में ये प्लान करने के लिए लास्ट वीक में बहुत ही बेनिफिट करेगा, क्योंकि बुलेट पॉइंट से ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाती है कहाँ पे उनको अपने वैलिड पॉइंट्स रखने हैं। यहाँ पर आई वुड मेंशन वन मोर थिंग, बुलेट पॉइंट्स या कुछ भी चीज़ को लिखना बच्चे ने इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि बच्चे अभी क्या करते हैं, हर चीज़ का टीचर ने बोर्ड पे लिखा उसकी फ़ोटो ले ली, ठीक है, बुक में कोई कॉन्सेप्ट देखा उसकी फ़ोटो ले ली, जिसको बच्चा कभी देखता ही नहीं है। सो वन थिंग आई वुड टेल ऑल द स्टूडेंट्स इज कि वो फ़ोटो लेने वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलना चाहिए कि अच्छा ठीक है बुक, मैम ने उस वीडियो में बोला था कि बुलेट पॉइंट्स लिख लेना, बुलेट पॉइंट से तो है बुक से फ़ोटो ले लेते हैं, दैट्स नॉट हेल्पिंग। The idea is कि when you are looking at those points, you are writing them down on the paper so that you remember them. So इसलिए लिखना ज़रूरी है। वेल, जैसे आपने ये पॉइंट बहुत अच्छा बताया, इसी पॉइंट में एक चीज़ अप होती है, दैट इज़ कि लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑल्सो इनका बेसिकली बेनिफिट भी नहीं होता कहीं ना कहीं ये पॉइंट पे कि लोग डिजिटल, जैसे कि डिजिटल को ज़्यादा फॉलो करते हैं रादर देन बुक्स, राइट। सो लोग डिजिटल को फॉलो करते हैं, बुक्स को फॉलो करते हैं, honestly I don't see a problem. However, till the time the source is verified, आप एक verified source से कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उसका कोई editor है, right, उसमें कोई expert है, there is someone known or some expert who is associated. So digital और books, that is not a problem at all. In fact हम तो आजकल हर चीज़ में digital जा ही रहे हैं ना, so problem digitization का नहीं है, problem वो unverified sources का है।
ओके, मॉक टेस्ट को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? लाइक कैसे लास्ट मिनट में इनको प्लान करना चाहिए पूरा इफेक्टिवली, एक प्लान जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है अभी? यस, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग मैंने सब कुछ पढ़ लिया, बट मुझे ये नहीं पता कि मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने टाइम में करना है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो मॉक टेस्ट आई वुड से येस, वेरी इंपॉर्टेंट, बट रोज़ सिर्फ मॉक टेस्ट दे देना फिर उसके बाद खाली बैठ जाना डजंट हेल्प। या बिकॉज ये बहुत ही मेन क्वेश्चन जैसे आपने बताया कि कैंडिडेट्स को कभी कभी ये लगता है कि हमें मॉक टेस्ट अभी कर लेना चाहिए, कभी कभी कर लेना चाहिए। बेसिकली ये इनके लिए बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। सो आई वुड से गिविंग अ मॉक टेस्ट डेली इज नॉट द आइडिया। आप कोई रेस में नहीं भाग रहे हो एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू अचीव अ नंबर, you are trying to do the best for yourself. So it should be, let's say you give a mock test today, right? Let's say आप एक mock test आपने GAT का दिया, जनरल टेस्ट का, एक आपने इंग्लिश का दिया, एक अपना डोमेन सब्जेक्ट का दिया, ठीक है? It's not over yet. और ऐसा भी नहीं है कि चलो ठीक है इतने क्वेश्चंस हैं मैंने देख लिया, मेरे 20% क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं, 60% मेरे सही हुए हैं, रिमेनिंग वाले मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। योर जॉब इज नॉट ओवर, योर जॉब स्टार्ट्स देयर। सो जब मैंने एक मॉक दिया है, लेट्स से 1 घंटे का मॉक था, सो उस 1 घंटे के मॉक के ऊपर 4 घंटे का एनालिसिस जाता है। आई टेल यू हाउ। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है व्हाट आर द वीक एरियाज। मेरे वीक एरियाज हैं तो प्रॉबेबली मुझे उन पे काम करना है। इन द प्रोसेस बच्चे गलती क्या करते हैं, दे मिस टू सी कि उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं। आप इस बात को समझो कि आपको जो एंड ऑफ द डे जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मार्क्स की, वो आपको स्ट्रॉन्ग एरियाज ही देके जाएंगे। दैट्स द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग क्या होता है कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने बी मार्क किया था, राइट आंसर डी है, तो चलो होगा। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज। आपको ये देखना है, ये ग्रामर का क्वेश्चन था, अगर ये गलत हुआ है तो ये क्यों गलत हुआ है, मे बी देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज इन्वॉल्व्ड। सो दैट शुड बी द लर्निंग फॉर द स्टूडेंट कि ये जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है इससे मुझे ये कॉन्सेप्ट सीखना है। और उनका मुझे एंड में, अगेन मैं बहुत विश्वास करती हूँ वो लिस्ट बनाने वाली चीज़ में, कि एंड में सब बच्चे बोलते हैं कि ग्रामर नहीं हो रही, ग्रामर नहीं हो रही, ग्रामर नहीं हो रही, इंग्लिश तो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, इसमें तो एक्सेप्शंस। हैंग ऑन, देयर इज़ नो एक्सेप्शन जो आपने कभी देखी ना हो, ठीक है? आप मॉक्स की प्रैक्टिस करते हो, आप प्रैक्टिस टेस्ट करते हो, सो आपने कभी वो एफर्ट किया है कि जहाँ मैं गलती कर रहा हूँ उनकी मैं एक्चुअली लिस्ट बना रहा हूँ, एंड नेक्स्ट टाइम मैंने जब लिस्ट बनाई है एग्ज़ाम से पहले आई विल जस्ट गो थ्रू इट, और उसके बाद मुझे एग्ज़ाम में सब चीज़ें आती होंगी। और इसका रूट कॉज है, जब हम स्कूल में इंग्लिश का पेपर देते थे, आधा नंबर का क्वेश्चन होता था, वी नेवर वेंट बैक टू सी कि गलती कहाँ हुई है। स्टूडेंट्स वही गलती करते हैं जहाँ पे वो सब्जेक्ट्स को बिना समझे बिना देखे वहीं पे ही वो गिव अप कर देते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट्स अभी नहीं करने हैं फॉलो। एग्जैक्टली। सो नॉट जस्ट इंग्लिश बट हर जगह आपको ये देखना है यहाँ पर गलती हो रही है, यहाँ पे गलती हो रही है, तो हो सकता है कि अभी 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा के मैं इस टॉपिक को और बेहतर कर सकता हूँ। उस टॉपिक को बेहतर करके हो सकता है किस्मत ऐसी ही हो कि एग्जाम में उसी टॉपिक में से तुमको 4 क्वेश्चन आ जाए, which can be the difference between, let's say, a tier 1 college and a tier 2 college. So that's the importance. तो बेसिकली इसी क्वेश्चन में मेरे को एक चीज़ बहुत ही नोटिस करने वाली लग रही है, विच इज़ दैट लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि एरियाज़ को लेके भी वो काफ़ी ज़्यादा भटक जाते हैं। ऑल्सो सब्जेक्ट जैसे कि हमने बात की, तो ये सब्जेक्ट्स में वो काफ़ी ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गया, बायोलॉजी हो गया। सो बेसिकली पेपर स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए साथ साथ, मतलब पहले कि हमें वीक एरियाज़ को फॉलो करना चाहिए या फिर उन एरियाज़ को हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग द एग्जाम, राइट? सो ड्यूरिंग द एग्जाम आई वुड से हमें स्ट्रॉन्ग एरिया से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बहुत सिंपल से 2 रीजंस हैं। नंबर 1, मैं स्टार्टिंग में ही अपने वीक एरिया से स्टार्ट करूंगी। लेट्स से मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस का क्या होगा? खत्म। अब स्टार्टिंग में ही वीक एरिया से स्टार्ट किया, कॉन्फिडेंस मुझे है नहीं, तो बाद में जाते जाते पेपर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। दैट्स 1। सेकेंड थिंग, इफ़ आई स्टार्ट विद माई वीक एरिया इट विल टेक मोर टाइम। एंड में पता चले कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज थे एंड तक पहुंचते पहुंचते मैं वो कर ही नहीं पाई, सो दैट डजंट हेल्प। सो स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग एरियाज में जल्दी आई विल गेट सम मार्क्स फॉर माई सेल्फ। एंड में जो वीक एरियाज हैं एनीवे मुझे पता है कि इसमें थोड़ा स्कोप कम ही है, सो स्ट्रॉन्ग एरिया से स्टार्ट करना इज़ द बेस्ट थिंग।
वेल ये जो बेसिकली जो एग्ज़ाम मोड होता है ज़्यादातर सीबीटी मोड में ही होता है, बट कहीं ना कहीं वो कौन से ऐसे क्रूशल स्टेप्स है जहाँ पे कैंडिडेट्स बहुत बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं? In a computer based exam. Okay, so in a computer based exam I would say one mistake is कैंडिडेट ने कभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया ही नहीं होता. दैट्स वन. हाँ, इंटरफेस समझ में ही नहीं आता कि इंटरफेस क्या है. तीसरी चीज़, बच्चों को आदत नहीं होती ऑनलाइन पढ़ने की. ऑनलाइन गेमिंग की आदत ज़रूर होती है, बट ऑनलाइन कभी एक आर्टिकल नहीं पढ़ा होता, तो एक फिटीग होता है कि मतलब हम कुछ देख रहे हैं तो हम ठीक से देख नहीं पा रहे उसे. ठीक है, एंड देन स्टार्टिंग में बच्चा स्क्रॉल करता रह जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि मुझे कहाँ जाना है. एंड देन एट टाइम्स क्या होता है, बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा, क्लिक करना भूल गया ऑप्शन पे. बहुत छोटी सी चीज़ है, बट ये हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बच्चे के साथ होती हैं. एंड एक चीज़ के लिए सॉरी, आई डोंट मीन टू ब्रेक योर हार्ट टू द स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग दिस एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू अवे. मैं आपको डराना नहीं चाहती, बट लेट्स से आप लोगों के पास अच्छे कंप्यूटर्स हैं, अच्छे लैपटॉप्स हैं, आप आज जिन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हम ये मान के चलते हैं कि आप जिन टेस्ट सेंटर्स पे एग्ज़ाम देने जाओगे, वो जो सिस्टम आपको मिलेगा वो पता नहीं कितने कैंडिडेट्स यूज़ करते हैं. सो हम ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट करके जाएंगे कि प्रॉब्लम्स आएंगी. हो सकता है वो जो स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा आपका फ्रेंडली नहीं है. ठीक है, मतलब उस पर कोई स्क्रीन गार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, वो आपकी आइज़ को हर्ट कर रहा है. जो माउस है उसका प्रॉबेबली व्हील ठीक से नहीं चल रहा, उसका सेंसर ठीक से नहीं चल रहा. तो आई वुड से कि लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, कि कुछ भी हो सकता है. हम उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होके जाएंगे कि मुझे किसी भी एनवायरनमेंट में बैठा दो, एसी चलना भी अगर बंद हो जाएगा तो मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगी. सो बच्चे को उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि ठीक है, मेरा व्हील चलना बंद हो गया. डोंट पैनिक, ट्राई टू डील विद इट. डोंट एक्सपेक्ट कि वहाँ पे आपको माउस के साथ माउस पैड भी मिलेगा. हो सकता है मुझे रफ शीट पे रख कर ही उसको काम करना पड़ रहा है. सो उन सब चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा. क्योंकि हम जैसे भी हम जब भी एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे बेसिकली कैंडिडेट्स का मेन यही रहता है कि आज बहुत गर्मी है, वहीं पे उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है कि गर्मी बहुत है, यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है. अगर वो इन सब चीज़ को हटा के अपने गोल पे ध्यान दे कि उनको बेसिकली क्या करना है, वो बहुत उनके लिए अच्छा होगा. इनफैक्ट इसमें मैं आपको एक आई वुड से पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी. सो बीइंग अ फैकल्टी, बीइंग लेट्स से बीइंग अ मेंटर, राइट, मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं टेस्ट सेंटर्स पे जाके. ऑब्वियसली जब मैंने अपना कैट लिखा था या अपने एग्जाम्स लिखे थे तो मैंने OMR भरे थे. बट अभी जस्ट बिकॉज कि मैं बच्चों को बता पाऊँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मैंने एग्जाम्स लिए हैं. एक सेंटर पे मेरे साथ हुआ था, दिल्ली के ही एक सेंटर पे हुआ था. आई वेंट देयर, दिस इज बिफोर कोविड. ठीक है, कोविड के बाद तो पानी की बॉटल, सैनिटाइजर, मास्क अलाउ कर दिया. उस वक्त कुछ भी अलाउड नहीं था. मैंने उनसे पूछा कि वेयर कैन आई हैव वाटर फ्रॉम, पानी कहाँ से पी सकती हूँ. दैट पर्सन जस्ट शोड मी, ही डिडंट इवन से एनीथिंग टू मी. आई वॉज लाइक ओके. मैंने वहाँ पे जाके देखा, वहाँ पर ऐसे वो जो हाथ धोने के लिए एक वो लगा हुआ था, वहाँ 4 नल लगे हुए थे. एंड आई वॉज वंडरिंग कि मैं अब पानी पीऊँ या ना पीऊँ. अगर ये पानी पिया तो पता चला तबीयत ही खराब हो गई, एग्जाम नहीं दे पाऊंगी. सो नॉट स्केयरिंग यू अवे, बट लेट्स, आई मीन कितनी ही देर का पेपर होता है, लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है. इसके बाद से मैं एक और सेंटर पे हुआ था, दिल्ली में सर्दी बहुत पड़ती है. एग्जाम था विंटर्स में मेरा, आई हैड लाइक 103 फीवर. And at the gate, I was asked to remove my shoes along with my socks. I told them I'm not feeling well. मुझे visibly fever था. उसके बाद भी I removed my socks, I removed my shoes, और मैं वो ठंडे फर्श पे जाके मैंने एग्जाम दिया. So CBT में हम कुछ भी, it was very challenging. But मेरा कुछ स्टेक पे नहीं था, क्योंकि I didn't go there to perform and get an admission. मैं वहाँ गई थी अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं वहाँ गई थी. बट मुझे बुरा लगा कि अगर कोई स्टूडेंट इस सिचुएशन में होगा तो उसको कैसे लगेगा. बिल्कुल. वेल ये सीख आप लोगों को भी ले लेनी चाहिए कि कहाँ कहाँ आप गलतियाँ करते हैं, एंड मैम के टिप्स से आपको ये बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आप इसको अच्छे तरीके से अपना प्लान करें स्टडी मटेरियल के साथ. वेल मैम एक क्वेश्चन और है विच इज़ मतलब ड्यूरिंग एग्ज़ाम कैंडिडेट्स वहाँ कौन कौन सी गलतियाँ कर जाते हैं जहाँ पे उनके स्कोर को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है. ड्यूरिंग द एग्जाम स्टूडेंट्स कुछ गलतियाँ करते हैं. सबसे बड़ी जो गलती है विच इज़ अक्रॉस सेक्शंस. सी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से आपको एक पर्टिकुलर फ़ोन खरीदना है, ठीक है. इंस्टेड ऑफ, एट टाइम्स हम लोग
कुछ चीज़ों के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, हमें कितनी ज़्यादा पसंद होती हैं, इंस्टेड ऑफ लेट्स से उसको एनालाइज करने की जगह और गिविंग इट वैलिड रीजंस या वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, हम रीजंस देना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ इसलिए अच्छी है, ये चीज़ इसलिए अच्छी है, ये चीज़ इसलिए अच्छी है. सो बच्चा भी एग्जाम में क्या करता है, सो यू गाइज स्टूडेंट्स डोंट फोकस ऑन कि मुझे आंसर सही चाहिए. व्हाट स्टूडेंट्स ट्राई डूइंग इज इस क्वेश्चन को जल्दी से ख़त्म करते हैं. सो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन बी ठीक है, हाँ ऑप्शन बी ठीक है बिकॉज ऑफ रीज़न 1 2 3. तो इंस्टेड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन से कि बच्चे को ये सोचना चाहिए कि ए और सी में मुझे डाउट है, तो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग कि मैं तो ए सिलेक्ट करूंगा, बच्चे को ये सोचना चाहिए कि सी में प्रॉब्लम क्या है. इंस्टेड ऑफ सिलेक्शन द स्टूडेंट शुड फॉलो एलिमिनेशन. वेल इसमें बेसिकली लोगों को कहाँ पे ये गलतियाँ जो है अभी लास्ट टाइम में उनको ये चीज़ कहाँ पे भी नोटिस कर लेनी चाहिए, वो क्या टिप्स है आपकी? लास्ट मोमेंट पे आई वुड से व्हेन यू अपेयर फॉर अ मॉक और व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, make sure you practice it like you are sitting in that examination hall, right? So do not sit in your lavish drawing rooms and like okay हमारे पास तो सारा comfort है, एक तरफ हमने पानी का ग्लास रखा हुआ है, एक तरफ हमने कॉफ़ी का मग रखा हुआ है, AC हमने एकदम 16 पे चलाया हुआ है, ठीक है. उन सब वो सारे जो आपके लेट्स से लग्जरीज है ना, उनसे बाहर निकल के लेट्स से मैंने अभी मॉक स्टार्ट किया है, अब 1 आवर के लिए ना मैं कोई फ़ोन यूज़ करूँगी ना मैं कुछ यूज़ करूँगी, आई विल सिट देयर, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा एंड उन सर्कमस्टांसेस में मॉक देना है. दैट्स वन. सेकेंड थिंग, व्हेन यू प्रैक्टिस, राइट, इवन व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग नॉर्मल क्वेश्चंस, राइट, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए भी आई थिंक फ़ोन के ऊपर टाइमर लगा लेना चाहिए. सो वो जो एक वो होता है ना कि लेजर पे अपना काम कर रहे हैं जल्द, मतलब ठीक है बहुत टाइम लग रहा है, जब वो टाइमर चलता रहता है ना, दैट इज़ हाउ यू शुड प्रिपेयर. वो एक स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है एक एग्ज़ाम के लिए. वेल एग्जैक्टली जब आपके पास डिजिटल माइंड है, डिजिटल चीज़ें हैं, तो उसका यूज़फुल भी आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे ही करना चाहिए जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल करे. वेल इसी बेस पे अगर मॉक टेस्ट की हमने बात की है, तो मॉक टेस्ट एनालिसिस में कैंडिडेट्स को वो टिप्स दीजिए जहाँ पे उनको लास्ट मिनट में ये प्लान करने में बहुत ईजीली हो जाए. ओके, सो मॉक टेस्ट एनालिसिस में आई वुड से सबसे पहले तो वो ये फिगर आउट कर लें कि मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, यहाँ से मुझे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है. एंड आई वुड से एट टाइम्स ये भी पता चलता है कि आप बच्चा कहीं कहीं मॉक देता है, अगर आप मॉक टेस्ट के एनालिसिस पे जाओगे, इट डिपेंड्स फ्रॉम लेट्स से मीडियम टू मीडियम या फिर प्लेयर टू प्लेयर कि आप किसके साथ मॉक्स दे रहे हैं. कई प्लेयर्स या कई पोर्टल्स वो ये भी दिखाते हैं कि बच्चे ने किस क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक है, और कितना टाइम स्पेंड करने के बाद क्या वो क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ, ठीक है. तो ये देखना चाहिए कि क्या मैंने इस क्वेश्चन पे, लेट्स से कई बार होता है ना कि वी फॉल इन लव विद दैट क्वेश्चन और वी जस्ट स्टार्ट चैलेंजिंग आवरसेल्व्स कि ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं होगा. सो बच्चे को ये देखना चाहिए कि मैंने इस क्वेश्चन पे 2 मिनट लगा दिए, बट क्या ये क्वेश्चन मेरा ठीक हुआ. अगर 2 मिनट लगाने के बाद भी वो क्वेश्चन सही नहीं हो रहा, देयर इज़ अ प्रॉब्लम. ये एक चीज़ बच्चे को एनालाइज ज़रूर करनी चाहिए और अपनी गलतियां, जो मैंने पहले भी कहा था, अपनी गलतियां उनसे जो सीखा है वो एक जगह नोटिस करके एग्ज़ाम से पहले दिन हम देखेंगे. बिल्कुल. वेल ये जो हमने बात की है, इसमें एक क्वेश्चन और है मैम कि बेसिकली कैंडिडेट्स के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट जो है वो ये हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल डिजिटल वे में कितने सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं, तो वीडियोस में क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बुक्स को रीडिंग नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं उन वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, उसको समझते हैं, उसके हिसाब से वो सारे प्लान क्वेश्चन भी उसी को ही ले लेते हैं और बुक्स को छोड़ देते हैं. अग्रीड, कंप्लीटली अग्रीड. ऐसा बच्चे आजकल बहुत कर रहे हैं. सी इसमें मैं 2 चीज़ें बोलूँगी. सबसे पहले ऑनलाइन पढ़ना बुरी बात नहीं है, वीडियोस से पढ़ना बुरी बात नहीं है. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, बच्चा सोर्स वेरीफाई नहीं करता, बच्चा कहीं से भी पढ़ रहा है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है. सो आई वुड से इसमें पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि भाई मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, क्या वो सोर्स वेरीफाइड है, ठीक है. अब सिर्फ वीडियोस देखना, इनफैक्ट मैं खुद आजकल कुछ CUT एस्पिरेंट्स को पढ़ा रही हूँ, बच्चे मुझे लास्ट मोमेंट पे भी अभी आके बोल रहे हैं मैम ग्रामर का ये कॉन्सेप्ट करा दो, ये करा दो, वो करा दो. मैं बच्चों को कहती हूँ भाई मैंने तुमको ये कॉन्सेप्ट करा दिया है, मैंने तुमको ये कॉन्सेप्ट 3 बार कराया, अब तुमने सेम चीज़ वीडियो में भी अप्लाई करती है, आपने वीडियो पे कॉन्सेप्ट तो देख लिया, बट टिल द टाइम यू डोंट अप्लाई इट, देयर इज़ अ प्रॉब्लम. सो फर्स्ट थिंग,
देयर इज नो प्रॉब्लम लर्निंग फ्रॉम अ वीडियो, हाउएवर वो सोर्स जेन्युइन होना चाहिए. सेकेंड थिंग, नाउ दैट यू हैव लर्नड इट, प्रैक्टिस, दैट्स इट. प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैम ने मिस्टेक्स बताई है ये चीज़ आप अभी से अवॉइड कर दीजिए, और बाकी आगे स्टेप्स को इस लास्ट वीक में जल्दी से कवर कर लीजिए. सो मैम लास्ट क्वेश्चन ये है कि कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली मेन ब्रीफ दे दीजिए जहाँ पे वो एक बेसिकली आपके आइडिया से वो उस चीज़ को सबको कवर कर ले जहाँ जहाँ उनकी मिस्टेक होने वाली है या वो कर रहे हैं, और क्या ऐसा प्लान है जो उनको इफेक्टिवली लास्ट वीक में उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है. लास्ट वीक में आई वुड से लास्ट वीक में उनका प्लान बड़ा फोकस्ड होना चाहिए. सबसे पहली चीज़ तो प्लान फोकस्ड होना चाहिए, लेकिन प्लान ऐसा ना हो कि वो बच्चे को कंफ्यूज ही कर दे. सो टू स्टार्ट विद मैं ये कहूँगी, स्टार्टिंग के 2 दिन, मतलब लेट्स से वी हैव 7 days टू द एग्जाम, ठीक है. सो स्टार्टिंग के 2 दिन आई वुड से सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस, लास्ट मोमेंट जो होता है ना कि 1-2 कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं बट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो उसके लिए 2 दिन साइड में रखते हैं. तो वो 2 दिन सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों के लिए. उसके बाद जो हमारे पास 2 दिन उसके बाद जो हमारे पास 2 दिन है वो मैं कहूँगी वो हम प्रैक्टिस के लिए रखते हैं. जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी बचा है, वो हम टाइम्ड प्रैक्टिस, अब वो जो प्रैक्टिस वाला टाइम था ना वो चला गया. नाउ द नेक्स्ट 2 days आर फॉर टाइम्ड प्रैक्टिस, ठीक है. नाउ अब हमारे पास बचे 3 दिन, मैं कहूँगी भी नहीं क्योंकि 7वें दिन शायद एग्जाम ही हो जाएगा. अब जो मेरे पास 2 दिन बचे, वो 2 दिन होंगे आपके, जो हमने अभी बात की, जो हमने लिस्ट बनाई है कि प्रॉबेबली लास्ट मोमेंट की मुझे स्टडी करनी है, मैं वो करूँगी, ठीक है. उसके अलावा सिर्फ एग्जाम की तैयारी करना इज़ नॉट सफिशिएंट, राइट. सो एज वी से कि भाई आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है. आपको ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम है नेक्स्ट डे, सुबह 4 बजे तक पढ़ रहे थे, सुबह फिर 4 बजे तक पढ़ रहे थे, 2 घंटा सो के एग्जाम देने के लिए चले गए, ठीक है. एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है. सो आई वुड से आपको लास्ट के 1 वीक में अपना बेस्ट भी देना है, ठीक है. आपको मॉक्स भी देने हैं, मॉक्स को एनालाइज भी करना है, और लास्ट 1 day इज़ फॉर ओनली योर सेल्फ, विच इज़ थोड़ा बहुत पढ़ाई करो, ठीक है. ईट हेल्दी, टेक प्रॉपर रेस्ट, एंड जस्ट बी हैप्पी एंड बिलीव इन योर सेल्फ, इन योर प्रिपरेशन कि हाँ ये अच्छा होने वाला है. स्टॉप वरिंग. एंड यस, वो कुछ चतुर होते हैं कि जिनको आप फ़ोन पे बात करो और वो आपको यही कहेंगे, तेरा कितना हो गया, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, तेरा तो सब हो गया होगा, जबकि पता चलेगा कि वही बच्चा है जो कल हंसराज में एडमिशन ले रहा है. बिल्कुल. सो इसलिए ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनसे दूर रहना है. well, जैसे आपने ये टाइमली हार्स की बात की है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में ऑल्सो एक मेन क्वेश्चन ये है कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स यहाँ भी गलती करते हैं कि वो पूरा दिन पढ़ रहे हैं, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो इंसान 2 घंटा पढ़ रहा है, बट उसमें मेन ये आती है बात कि वो कितना सही और कितना गलत पढ़ रहे हैं, चाहे आप 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो या पूरा दिन पढ़ो. एंड ऑनेस्टली वी आर ह्यूमंस, हमारा एक अटेंशन स्पैन होता है. मतलब बच्चा अगर पूरा दिन पढ़े जा रहा है, इट डजंट हेल्प, राइट. मतलब आई वुड से 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, उसके बाद टेक अ 10-15 minutes ब्रेक, टेक अ लंच ब्रेक, बीच में स्नैक्स का ब्रेक, कॉफ़ी का ब्रेक, उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए. बिकॉज सी आई मीन आप लैपटॉप पे भी अगर पूरा दिन काम करते रहते हो तो लैपटॉप भी एक आप उसे आप चार्ज किए जा रहे हो, लैपटॉप भी एक टाइम के बाद कह देता है ना कि बस हो गया, लैपटॉप स्लो हो जाएगा, आपका फ़ोन हैंग हो जाएगा, तो फिर ये तो ह्यूमंस हैं. सो आई वुड से कि ठीक है पढ़ाई करनी है, बट खुद को स्टफ मत करो, गिव योर सेल्फ सम टाइम, नहीं तो अदरवाइज वो जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं इतना सारा पढ़ने में, सब वेस्ट हो जाएगा. सब वेस्ट हो जाएगा. ऑल्सो जैसे हमारी वीडियोस में जो भी प्रिपरेशन टिप्स होती है, उसमें वीडियोस में मेन कमेंट्स एक चीज़ पे और आते हैं मैम, विच इज़ कि बेसिकली सिलेबस क्या होगा, हमारा सीबीएसई से रिलेटेड होगा, एनसीईआरटी से आएगा, ये सब कुछ सीबीएसई कभी कभी लोग पढ़ के चले जाते हैं, या कभी कभी एनसीईआरटी. और मान लीजिए अगर वो दोनों मिक्स आ रहा है या दोनों मतलब कैसे भी आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट से वो कैंडिडेट्स बहुत भटक जाते हैं, जहाँ उनको एग्जाम टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है. सी इस क्वेश्चन को हम टेस्ट वाइज देखेंगे, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट डोमेन, सो डोमेन तो एनीवे स्कूल लेवल का आएगा, ठीक है, स्कूल लेवल का आएगा. प्लीज़ आइडेंटिफाई एरियाज जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है. तो वो आपको अपना स्कूल लेवल का पढ़ना है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. फिर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है. इंग्लिश लैंग्वेज बच्चा ले ही इसलिए रहा है क्योंकि उसने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी है, ठीक है, या फिर इंग्लिश मीडियम से नहीं भी पढ़ाई की, इंग्लिश बच्चे ने पढ़ी ही,
ठीक है. सो वो बच्चे को अपने कॉन्सेप्ट्स बस थोड़े से स्ट्रॉन्ग करने हैं. ठीक है, थोड़ी सी रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है. ठीक है, सो वहाँ पे आपका इंग्लिश का थोड़ा सा वेरी करता है. ठीक है, फिर हम बट पढ़ा तो है ही इंग्लिश, सो आई डोंट थिंक शुड बी अ प्रॉब्लम. अब आता है आपका जनरल टेस्ट. देखा जाए तो जनरल टेस्ट क्या ही है, एप्टीट्यूड ही तो है. And aptitude is something which we say that an educated individual has in himself or herself. जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो बेसिक होना ही चाहिए. जॉब के लिए बच्चा जाता है या कैंडिडेट जाता है, उसमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. सो आइडियली एप्टीट्यूड तो बच्चे के अंदर है ऑलरेडी. ठीक है, बस उसको थोड़ा सा पॉलिश ही तो करना है. दैट्स इट. सो उसको बस थोड़ा सा पॉलिश करना है. बच्चे को पहले पता था जनरल टेस्ट, राइट, जनरल टेस्ट विच इज़ एन एप्टीट्यूड टेस्ट. जनरल टेस्ट मेरा होने वाला है एग्जाम में, तो उसके लिए वो एनीवे प्रिपेयर कर ही रहा है. ठीक है, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट. ठीक है, उसमें बस लेट्स से थोड़ी लॉजिकल चीज़ें ज़्यादा आती हैं. सो आई थिंक वो जो लॉजिकल वाला पार्ट है वो प्रैक्टिस से हो जाता है. तो बेसिकली लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो वो कौन से ऐसे सेवरल टॉपिक्स होंगे जहाँ पे कैंडिडेट्स को अच्छे से कवर कर लेने चाहिए फॉर लास्ट मिनट. ओके, सो इंग्लिश को आई ब्रेक इट इनटू पार्ट्स. इंग्लिश का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसमें सबसे पहले आता है आपका ग्रामर, फिर आता है वोकैबुलरी, फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और फिर आता है वर्बल रीजनिंग. ठीक है, सो व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रामर इज समथिंग विच कैन बी रिवाइज्ड. रूल्स रिवाइज आप कर सकते हो. ग्रामर की प्रैक्टिस करोगे, हर क्वेश्चन में से आपको नया रूल मिलेगा. आइडिया ले सकते हो. एग्जैक्टली. सो ग्रामर की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है. दूसरी चीज आती है आपकी वोकैबुलरी. I'll be very honest with this. So vocabulary is something you can actually practice कि ये question कैसे solve होगा. Analogy का question है, मुझे इसमें relationship देखना है, ये मुझे पता है, I can do. ठीक है, अब मुझे पता है कि let's say odd one out का question है, तो मुझे इसमें odd one out pick करना है, मुझे पता है. But one thing I can't help, I mean nobody can help is कि अगर word ही difficult आ गया, मुझे word ही नहीं पता तो मैं क्या करूँ. So I would say vocabulary, just take an idea कि questions कैसे solve होते हैं. बहुत ज़्यादा blindly words पढ़ के अभी कुछ नहीं होगा, but हाँ थोड़ा बहुत time है तो idioms and phrases आते हैं, थोड़े idioms हम पढ़ सकते हैं. ठीक है, idioms क्योंकि idioms के meanings हम पढ़ सकते हैं. For example, let's say there is this idiom, throw out the baby with the bath water. Now keep thinking what does it mean. ठीक है, सो इस टाइप के idioms के लिस्ट हम पढ़ सकते हैं. However, that's very subjective for the student. थर्ड आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमारा आता है दैट इज नॉट आपका 11th-12th के लेवल का. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब थोड़ा इनडायरेक्ट है, तो आई वुड से थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चा सॉल्व करने की आदत डालेगा. लाइक द स्टूडेंट विल सी टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है कि मेन आइडिया का जो मेरा क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा. आप जब पैसेज पढ़ोगे आप इन्फर करोगे कि व्हाट इज द पैसेज टॉकिंग अबाउट, वो आपका मेन आइडिया का आंसर होगा. सो आरसी की प्रैक्टिस करनी है. अब आपकी आती है वर्बल रीजनिंग. वर्बल रीजनिंग में से अगर मैं बात करूँ तो सीयूटी में आपका पैराजम्बल्स वगैरह आते हैं. सो आई वुड से सेंटेंस जंबल, इनफैक्ट लास्ट ईयर का मैं अभी पेपर देख रही थी, उसमें सेंटेंस जंबल आया था कि लेट्स से एक सेंटेंस को ब्रेक करके 4 पार्ट्स में दे दिया एंड यू हैव टू जस्ट अरेंज इट इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस. उसकी हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो आई थिंक इंग्लिश में ग्रामर और आरसी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला है. जैसे आपने ये जो ब्रीफ दिया है इसमें मुझे एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये लग रही है कि लास्ट टाइम जैसे हमने कैंडिडेट्स को एक्सप्लोर किया था, जब वो एग्ज़ाम टाइम पे उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी आई थी. क्वेश्चन भी जब हमने पूछा था उन्होंने बोला था कि बेसिकली कहीं ना कहीं उन्होंने ग्रामर ही छोड़ दी है, ग्रामर उन्होंने स्किप कर दी, जो कि उनको लगा कि इम्पॉर्टेंट नहीं है. एंड ऑल्सो आरसी में भी उनको ये प्रॉब्लम हुई कि आरसी में जब सिंप्लीफाई करने का जो टाइम होता है वहीं टाइम मैनेजमेंट के साथ वो क्या करते हैं, उसको ब्रीफ करना ही भूल जाते हैं या फिर उसको स्किप कर देते हैं क्योंकि आरसी को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता है. अब इसका हम दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं. वो ये, क्या वोकैबुलरी पे स्टूडेंट का या किसी का भी कंट्रोल है? नहीं है. वर्ड्स कहीं से भी आ सकते हैं. बचा क्या मेरे पास, रीजनिंग के क्वेश्चंस ही कम आते हैं. बचा क्या, ग्रामर और आरसी. ग्रामर में शॉर्ट मार्क्स आते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है. रीडिंग में शॉर्ट मार्क्स आएंगे अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है. सो आइडियली बच्चा वही, वोकैब तो सभी कहते हैं वोकैब डिफिकल्ट है, ग्रामर और आरसी की हम प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे, तो भाई तुम करोगे क्या पेपर में? लगेगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि इसमें मेन पॉइंट यही है एफर्ट. अगर आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे हो पाएगा? एग्जैक्टली. सो इसी चीज़ों पे मैम ने जैसे कि हमें पूरा ब्रीफ दिया, विच इज़ कि मैम ने पूरा ब्रीफ में हमें ये समझाया कि कैसे आपको लास्ट
मिनट में आपको कैसे आपको अपना प्लान बनाना है, जैसे कि मैम ने कुछ बुलेट पॉइंट्स बताए, काफ़ी सारी चीज़ें बताई जिसको आपको फॉलो अभी से ही करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज आपके लिए कुछ ही दिन बचे हैं और इसी कुछ ही दिन में अगर आपने इफेक्टिवली प्लान नहीं किया तो आपके लिए ये बिल्कुल भी एक डिसएडवांटेज बन जाएगा जहाँ पे आप CUET को कवर नहीं कर पाएंगे। वही CUET के रिलेटेड मैम ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है जिसका आप वीडियो में डिटेल में हर एक चीज़ों को देख सकते हैं, कहाँ कहाँ मैम ने क्या प्लान्स बताए हैं, कहाँ कहाँ को कौन सी स्ट्रैटेजीज बताई हैं जहाँ आप लोगों को प्लान करनी चाहिए। टिल देन कीप वॉचिंग जागरण जोर फॉर मोर अपडेट्स। ऐसे ही चीज़ें हम आगे लाते रहेंगे और CUET पे आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है उनको कमेंट सेक्शन पे भी ज़रूर बताइए, हो सकता है हम उसको ज़रूर कवर करें। सो थैंक यू।